Hello everyone and welcome back to the next part of heredity and evolution. So इससे पहले वाला जो पार्ट था मैंने उसमें आपको बताया था about the monohybrid cross, dihybrid cross, genotype, genotypic ratio, phenotypic ratio, chromosomes क्या होते हैं, then we talked about dominant gene, recessive gene. ये सब हमने उस क्लास में जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था in detail. So if you have not seen that particular series, then please watch that series first and then come back to this part 2 of heredity and evolution. Okay, so let's get started. So in this today we are going to study about the dihybrid cross. उस वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब भी मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करती हूँ इसका मतलब है आई एम जस्ट टेकिंग सिंगल कैरेक्टर इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ लेट्स से सिंगल कैरेक्टर कोई भी ले लो आप. लास्ट पार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक इसका हाइट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको. ठीक है, सो हाइट का एक सिंगल, दिस इज अ सिंगल ट्रेट. आपने एक सिंगल ट्रेट ले लिया. मोनोहाइब्रिड मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग जस्ट वन सिंगल ट्रेट इनटू कंसिडरेशन, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हाइट को ले लिया आपने एंड देन इट हैज गॉट टू एलील्स or two contrasting characters, which is one is tall and another one is short or dwarf, small t. Now since this is a dihybrid cross, you are taking two characters or traits into consideration. यहाँ पे आप दो characters ले रहे हो. You can easily see here. One is the color, you are taking color, and other is the shape. Color में भी दो alleles होंगे उसके अपने. One is green and another one is yellow. ठीक है, और साइज में क्या होगा, राउंड एंड रिंकल्ड. राइट, नाउ व्हेन यू क्रॉस दीज देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द phenotypic ratio. ठीक है, सब आपने क्या किया, what you have taken in the parental generation, you have taken round and yellow seed and then you have crossed it with wrinkled and green seed. आपने parental generation में round yellow seed को cross कराया wrinkled green seed से. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐसे सॉर्ट आउट कर लिया. यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, राउंड येलो एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल राउंड रिंकल्ड. अब आपने ये पेरेंटल जनरेशन है, दिस इज स्टिल द पेरेंटल जनरेशन, दिस इज द पेरेंटल गेमीट्स. पेरेंटल जनरेशन में से आपने पेरेंटल गमीट्स को सॉर्ट आउट कर दिया. राइट, उसके बाद आपने इन दोनों को क्रॉस कराया तो आपका आ गया, मतलब पेरेंटल जनरेशन से क्या निकल के आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो पेरेंटल जनरेशन से निकल के आया आपका F1 जनरेशन, विच इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. नाउ दिस F1 जनरेशन will self pollinate, वो आपस में एक दूसरे के साथ self pollinate करेंगे. Now I told you in the previous part of heredity and evolution कि या तो आप इसको पिनट स्क्वायर के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर आप एक क्रॉस करके दिखा सकते हैं. एंड अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि पिनट स्क्वायर के थ्रू दिखाना बहुत ही ईजी भी होता है और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको आप क्रॉस के थ्रू दिखाएंगे तो अपने आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे. सो बेटर यू जस्ट शो इट विद द हेल्प ऑफ पिनट स्क्वायर. यू जस्ट हैव टू मेक द स्क्वायर. आपको ये वाले सारे लिखना है यहाँ पे. आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे. सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा. सो यहाँ पे आ गया, ये कैपिटल आर ये स्मॉल वाई के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया. वो कैसे भी लिख सकते हो सीक्वेंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला जाएगा तो स्मॉल आर आ गया कैपिटल वाई के साथ, ये रहा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंस, आप कैसे भी लिख सकते हो उसको. देन दिस स्मॉल आर विल गो विद स्मॉल वाई, देन इट इज हियर. तो आपने ये वाला इधर लिख लिया वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड दिस यू विल राइट सेम थिंग, यू विल राइट हियर. आप सेम चीज को इधर भी लिखेंगे. नाउ इन दोनों को आप क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, F2 जनरेशन मिलेगी. ये पूरी आपकी F2 जनरेशन है. ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को अगर आप क्रॉस कराएंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर capital Y capital Y. Similarly, when you will cross this with this, then capital R small r capital Y capital Y. Similarly, this with this, capital R capital R capital Y capital Y. ठीक है, capital R small r capital Y small y. So here it is. So in this way you will complete this square, right, Punnett square. तो अब आपको phenotypic ratio बताना है. इसमें genotypic ratio आपके सिलेबस में भी नहीं है. That will be in your syllabus in your 9th standard. ठीक है, as of now you just have to tell the phenotypic ratio. अगर आपने पार्ट 1 सीरीज पढ़ा होगा तो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताया था.
तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सीरीज एंड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अगर मैं अपीयरेंस के बेसिस पे बताती हूँ, सो दिस इज 1 2, दिस इज राउंड येलो, 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 दिख ही रहा है आपको, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, this one is also round yellow, so 9, if you count them then round yellow is 9. Then this is wrinkled yellow, right? So wrinkled yellow 1 2 and 3, wrinkled yellow is 3. Then wrinkled yellow is 3. Okay, then round and green, this is round green 3, and then wrinkled green, so that is 1. So the ratio will be 9 is to 3 is to 3:1, ये आपको याद करना है। तो मोनोहाइब्रिड अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा बनाना आना चाहिए, आपको उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आने चाहिए, देन आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा आना चाहिए, एंड अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस यू हैव टू write the phenotypic ratio. So when you are making a cross for monohybrid or dihybrid, you have to make everything. You have to make the parental generation, then you have to it is your choice whether you want to show the parental gametes or not. Otherwise you have to make parental generation. Then parental generation से कैसे F1 generation आई, then F1 generation के अंदर selfing हुई, selfing से आई F2 generation, और F2 generation के बाद आया आपका genotypic और phenotypic ratio. So please watch this part again and again. If you have any doubt, then please write in the comment section below. I'll explain it again. Okay, now after monohybrid and dihybrid cross, evolution is the another topic. Okay, although अभी जो आपका 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें evolution चैप्टर जो टॉपिक है that has been removed or deleted by CBSE, ठीक है, बट जस्ट हम देख लेते हैं एक बारी कि क्या होता है evolution. Evolution का मतलब क्या है? Evolution का मतलब है the it is a basically evolution मतलब evolve होना, right? Means formation of new species. न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो रही है फ्रॉम द ओल्ड स्पीशीज, ठीक है, न्यू और फ्रॉम द प्रिमिटिव स्पीशीज, जो पहले स्पीशीज थी ऑर्गेनिज्म था उससे एक नई स्पीशीज आई, दैट इज इवोल्यूशन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इवोल्यूशन, एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट? और ये बहुत लंबा टाइम लेता है होने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में हो गया है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है इवोल्यूशन, एक साथ नहीं होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है. सो व्हेन वी रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, इट मींस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कुछ key points that is very important, that is sequence of gradual changes and they're irreversible in nature. ऐसा नहीं है कि अभी सपोज यू नो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बने हैं, ऐसे थोड़ी है कि वापस एडवांस से प्रिमिटिव बन जाएंगे. नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज irreversible. Changes which took place in the primitive organisms over millions of years to form new present day species. Variations, तो evolution किसकी वजह से होता है? Variations की वजह से, that resulted in the formation of new species. Variations किसी भी वजह से हो सकते हैं, तो कोई भी नई species है उसके अंदर कोई variations हो गए तो उसकी वजह से evolution हो गया, evolution हो गया, एक नई species बन गई due to errors. अब वेरिएशन का वन ऑफ द रीजन इज एरर्स इन डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग में एरर का होना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इवोल्यूशन, राइट? और द वेरिएशन, वेरिएशन विल अल्टीमेटली लीड टू इवोल्यूशन. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ देयर हियर इज एन एग्जांपल दैट इज बीइंग गिवन ऑफ द रेड ऑफ द बीटल्स, ठीक है, कि हाउ वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन अकर, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है कि वेरिएशन कैसे होता है. तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि Okay, see a group of 12 red beetles live in green bushes. अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका डायग्राम. 12 red beetles are there, वो green bushes में रहती हैं. They reproduce sexually and are likely to develop variations. Now क्या क्या possibilities हो सकती हैं? First situation में क्या होगा? Green bushes में रहती हैं, green beetles भी रहती हैं, ठीक है, red beetles भी रहती हैं. तो green beetles will not be visible to the crow, right? So crow will eat all the red beetles. They can easily pick up the red ones and green in the green bushes, and there is a color variation during sexual reproduction, and the green beetle appears, so it reproduces and it population increases. नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये एक सिचुएशन है, ये एक आपका ग्रासलैंड है, यहाँ पे रेड कलर के बीटल्स हैं, रेड कलर के बीटल्स हैं और ग्रीन कलर के भी बीटल्स हैं, राइट? अब क्रो आया, क्रो को क्या दिख रहा है? सिर्फ रेड बीटल्स दिख रहे हैं, सो क्रो विल पिक अप ऑल द रेड बीटल्स. तो क्या हो रहा है? ग्रीन, बिकॉज ग्रीन बीटल्स जो हैं दे आर हाइडिंग इन द ग्रीन बुशेस, राइट? वो कैमोफ्लेज हो रहा है उसका कलर,
दिख नहीं पा रहा है, you're not crow is not able to see the green beetles, so it will eat all the red beetles. So what will happen? The population of green beetles will keep on increasing and population of red beetles will keep on decreasing. Right? So this type of variation gives a survival advantage. तो इस टाइप का वेरिएशन क्या दे रहा है? ये एक सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है to the green beetles. Okay. Now second situation is due to color variation, few blue beetles also appear. अब क्या हुआ कि कलर वेरिएशन आ गया और कुछ वेरिएशन हो गया, चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से ब्लू बीटल भी अपीयर हो गया. ठीक है. सो क्रो अब क्या कर पाएगा? वो रेड और ब्लू दोनों को देख पाएगा, राइट, एंड ईट देम. इनिशियली क्या था? देर आर मोर ऑफ रेड बीटल्स एंड लेस ऑफ ब्लू बीटल्स, राइट. नाउ देर इज सडन, अब एकदम से एक कोई कैलामिटी आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है या कुछ भी हो गया है. लाइक सपोज एक एलिफेंट आया और उसने अपना ऐसे करके उसने स्टैंपिंग की और बुश के ऊपर, और उसने क्या किया? सारे रेड बीटल्स के ऊपर उसने पैर अपना रख दिया और सारे रेड बीटल्स मर गए. तो जिसकी वजह से क्या होगा? अब ब्लू बीटल्स विल सर्वाइव. ठीक है. नाउ ब्लू बीटल्स विल रिप्रोड्यूस एंड देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, ठीक है, बट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन. देयर इज नो सर्वाइवल एडवांटेज. वहां पे एक सर्वाइवल एडवांटेज था रेड ग्रीन बीटल्स के पास. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउ व्हाट विल हैपन इन द सेकंड सिचुएशन? द पॉपुलेशन ऑफ द ब्लू बीटल्स, द पॉपुलेशन ऑफ द देयर आर मोर लाइक रेड. ओके. सो द पॉपुलेशन ऑफ द ब्लू बीटल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. क्योंकि रेड बीटल्स के ऊपर एलिफेंट आ गया और उसको सबको किल कर गया. Now the third situation is, as the population of beetle increases, the bushes suffer from a disease. Now these are just the situations. उन्होंने वेरिएशंस को समझाने के लिए आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई हैं. अब थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ कि सपोज कोई डिजीज आ गई, ओके, बुशेस में कोई डिजीज आ गई, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था फॉर बीटल्स, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो साइज ऑफ बीटल्स विल आल्सो डिक्रीज. नाउ अब कुछ सालों बाद क्या हुआ? प्लांट डिजीज वापस से एलिमिनेट हो गई. नाउ दे हैव इनफ फूड. अब उनके पास और भी ज्यादा खाना है. तो अब बीटल्स अपने जो पहले उनका जो साइज था या जो उनकी पॉपुलेशन थी वो दोबारा से they are back to their normal size and the population. So this is not an inherited traits. ये कोई inherited trait नहीं है, वो according to the situations change हो रहे हैं. So these are the variation. ये एक बड़ा एग्जांपल है वेरिएशन का. यहाँ पे एक सिचुएशन समझाई गई है, रेड बीटल्स है, ग्रीन बीटल्स है. तो crow will pick up all the red beetles because he is not able to see the green beetles, right? So the population of green beetles will keep on increasing. This is the first situation. So here there is a survival advantage for the red beetles. In second situation, there are variations की वजह से क्या हो गया? ब्लू बीटल्स भी राइज हो गई. ओके. ब्लू बीटल्स राइज हो गई तो क्या हो गया कि लेकिन पॉपुलेशन अभी तक रेड बीटल्स की ज्यादा थी. तो क्या हो गया कि रेड बीटल्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो क्रो क्या करेगा? it will pick up all the it will pick up the red beetles, but due to natural calamity the population of red beetle decreases again, so the population of blue beetle will increase then. Okay. So in the third situation you can see अब क्या हो गया? अब तीसरी सिचुएशन में अब इसी से दो सिचुएशंस आई हैं. तीसरी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि रेड बीटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, राइट. रेड बीटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा कि बुशेस में कोई प्लांट डिजीज लग गई है, एंड ड्यू टू विच अगेन द पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ फूड, राइट. सो दीज आर जस्ट द सिचुएशंस, किस तरीके से वेरिएशंस हो रहा है पॉपुलेशन में. ठीक है. इनहेरिटेड, या तो कुछ चीजें इनहेरिटेड हो रही हैं और अदरवाइज, राइट. This we have already discussed in the part 1, acquired and inherited traits. Acquired traits मैं आपको दोबारा बता दूं, acquired traits are one which you take under the influence of environment. Environment के influence में आके आप develop करते हो. Like for example, आजकल का fashion चल रहा है brown hair का या straight hair का, तो आपने brown hair करा लिया अपने या straight hair करा लिया अपने. ठीक है. हो सकता है कल फैशन कर्ल्स का आ जाए तो आप कर्ल्स करा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो चीज that is something which you have acquired under the influence of the environment, so it is not going to pass on to the future generation. तो वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी प्रोजेनी में, राइट. इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं. सपोज द हेयर कलर, माई हेयर कलर इज ब्लैक, तो मेरा हेयर कलर हो सकता है कि इट विल बी ट्रांसफर टू माई प्रोजेनी, राइट. So this is inherited trait. This is the basic difference. Inherited trait transfer होता है from one generation to another generation. Like earlobes.
ईयर लोब्स में अगर आप देखो किसी किसी के फ्री ईयर लोब्स होते हैं और किसी किसी के अटैच्ड ईयर लोब्स होते हैं, तो वो जो चीज है वो ट्रांसफर होगी, पास ऑन होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स ट्रांसफर नहीं होते, दे कैन नॉट डायरेक्ट द इवोल्यूशन, इनकी वजह से इवोल्यूशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, ठीक है, लाइक थर्ड सिचुएशन में हमने देखा था कि देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यू टू विच द beetles were not able to survive or they become weak, ठीक है, so that is something which is not going to pass on। अभी starvation है, हो सकता है कि, लेकिन आगे ऐसा नहीं है कि वो चीज पास ऑन होगी उनकी फ्यूचर जनरेशन में। एक आपने एक एग्जांपल भी बचपन में पढ़ा होगा कि एक कैट सॉरी एक माउस होता है, उसका टेल होता है, तो फर्स्ट मतलब क्या किया, एक दो माउस को लेके उसको टेल को आपने कट कर दिया। डोंट डू दिस एंड इट इज वेरी बैड, वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो कट कर दिया, तो उसकी जो जनरेशंस आई, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कट करके वो टेल जो बेबी बॉर्न होगा माउस का वो टेल विदाउट टेल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज समथिंग यू हैव डन इट, इट कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन, बट हियर इट कैन डायरेक्ट द, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे आएगा दे कैन डायरेक्ट एवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे एवोल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी पेरेंट्स के ग्रीन आईज हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो चीज पास ऑन हो जाए फ्यूचर जनरेशन में, तो यहाँ पे वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। Now, Charles Darwin's idea of evolution, his concept of evolution was based on the idea that new species are formed due to variation. मैंने आपको बताया variations leads to evolution. कोई भी variation होता है, variations के multiple reason होते हैं। Due to one of the reason is there is an error in DNA copying that can also lead to evolution. ठीक है। So his concept of evolution was based on the idea that new species were formed due to variations that occurred in the organism. Nature played an important role. Yes, nature played a very important role, and there is also a term which is called as natural selection. Okay, so nature plays a very important role in selecting the organisms having suitable variation. Always remember, variations lead to evolution. Speciation का मतलब क्या होता है? From the word itself, you can understand development of one or more species from the existing species. ठीक है, तो existing species में से नई species आई, that is speciation. The factors that lead to that could lead to a rise of new species. ठीक है, so this is the meaning of speciation. Gene flow, one term is, another term is genetic drift. About this you will also study in detail in your class 11. As of now I just want to tell you the definitions. Gene flow का मतलब क्या होता है? Exchange of genetic material by interbreeding between the population of the same species or between individuals within a population. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, या फिर जो वेरिएशंस हैं दे आर पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। इसकी वजह से जीन फ्लो की वजह से क्या हो रहा है? वेरिएशन इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जीन फ्लो, तो ये एक बड़े पॉपुलेशन में होता है जीन फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन कंट्रास्ट टू बात करूं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, तो दैट टेक प्लेस इन अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। यहाँ पे ये रैंडमली होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, ठीक है, मे बी ड्यू टू एरर इन द गमीट्स, राइट। सो दिस बेसिकली हैपेंस इन द लार्ज पॉपुलेशन। जीन फ्लो एक लार्ज पॉपुलेशन में होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका एक स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। ये रैंडमली होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडमली चेंजेस हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स में, ठीक है, बट मे बी एरर इन द डीएनए कॉपिंग की वजह से या किसी भी वजह से। जीन फ्लो का मतलब है सिंपली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल or the variations which are passed on from one generation to another generation. Okay, natural selection. You might have studied about natural selection. According to Darwin, natural selection plays an important role in, मैंने अभी आपको बताया था डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मींस formation of new species of plants or animals. So due to natural selection also evolution happens, right? According to him, variations, कोई भी variations होते हैं between the individuals of a population, and some natural phenomena eliminated those individuals which were less adapted. The surviving population would pass the hereditary advantages या features to their offsprings. With the time, this process would give rise to organisms different from the original population. See, for example, you just have to understand this thing. Suppose क्या हुआ कि you know there is a particular land, right? There is a particular land. इस land पे एक population रह रही थी. Suppose let's say
a population of cats or dogs was living or surviving on this particular island, right? Now due to some natural calamity, कुछ natural calamity की वजह से क्या हुआ, ये जो island था it divided into two parts, ठीक है? So one island has drifted to one particular region and other island has drifted to another particular region, right? तो अब क्या है, सपोज एक आइलैंड जो है वो इस ऐसे पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है? जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ठीक है? जहाँ पे पानी, स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके? स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे पीने के पानी की कमी है, तो वहां का जो पानी है वो बहुत सॉल्टी है मे बी। और जो दूसरी पॉपुलेशन है, जो दूसरा जो आइलैंड था, पीस ऑफ आइलैंड था, दैट टू अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे देयर इज नो सच स्कार्सिटी। तो क्या होगा कि अभी तक वो आइलैंड एक था, उस पे एक ही पॉपुलेशन रह रही थी कैट्स और डॉग्स की, फॉर एग्जांपल, ठीक है? सब एक ही जैसे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, वन आइलैंड हैज ड्रिफ्टेड टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वहां पे विद टाइम क्या होगा, जो वीक होंगे, जो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, वो एलिमिनेट होते जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और जो सर्वाइव कर पाएंगे वो अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, अपनी किसी हैबिट्स को अडेप्ट कर लेंगे, या पानी की जगह वो कोई और, फॉर एग्जांपल कुछ और भी रास्ते ढूंढ सकते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू अडेप्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? तो फिर क्या होगा, अब ये वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे विच आर एबल टू अडेप्ट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दे विल पास ऑन दिस पर्टिकुलर अडेप्टेशन ट्रेट टू देयर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। सो अब क्या हुआ है, वेरिएशंस हो गया। वेरिएशन किसकी वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, विच हैज गिवन राइज टू इवोल्यूशन, विच हैज गिवन राइज टू अ न्यू स्पीशीज, मतलब सेम स्पीशीज बट विद डिफरेंट traits or characters, okay? With time this would give rise to organisms different from the original population. I hope you understood this. Now another thing is homologous and analogous organs. Homo का मतलब होता है same, same basic structure होगा and developmental origin होगा, but functions उसके different होंगे। For example, forelimbs of frog, lizard, bird, bat and human beings, ठीक है? इनका स्ट्रक्चर सबका एक जैसा दिखता है, सेम डिजाइन है बोन्स का, बट इन सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है? लिजर्ड का अलग है, बर्ड का अलग है, बैट का अलग है, ह्यूमन बींग्स का अलग है। तो जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है, बेसिक डिजाइन सेम होता है, डेवलपमेंटल ओरिजिन सेम होता है, बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। एनालॉगस इसका ऑपोजिट होता है, जिनका डिफरेंट बेसिक डिजाइन या डेवलपमेंटल ओरिजिन होता है, लेकिन ठीक है, फंक्शंस उनका सेम होता है। तो इन सबका फंक्शन सेम है। विंग्स ऑफ अ बैट, बर्ड, सब उड़ते हैं, देयर विंग्स आर बेसिकली फॉर फ्लाइंग, राइट? तो उनका फंक्शन सबका सेम है, लेकिन इन सबका बेसिक जो डेवलपमेंटल ओरिजिन है, डिजाइन है, दैट इज डिफरेंट। सो होमो मींस सेम structures, different functions, and opposite is analogous organs. Now one important thing is how to determine the sex of a newborn baby. So for that you must understand what are autosomes. Autosomes का मतलब होता है which do not play any role in sex determination. There are certain chromosomes जो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करते। There are 24 pairs of chromosomes in the human body, अगर आपको पता होगा, ठीक है? 24 pairs of chromosomes, sorry 23 pairs, I'm really sorry. There are 23 pairs of chromosomes in the human body, ठीक है? So अगर आपको पता होगा कि autosomes क्या होते हैं, autosomes का मतलब होता है which do not play important role in the sex determination, and then there are sex chromosomes. So those chromosomes which play an important role in determining the sex of an individual, they are sex chromosomes, और जो बिल्कुल भी रोल, उनका कोई रोल नहीं होता, those are the autosomes, ठीक है? So अगर स्पर्म के पास एक X क्रोमोसोम है, now just an example I'll tell you how the sex of a newborn baby is determined. It is a process by which sex of a newborn baby can be determined. ठीक है? ये आप एक बार पढ़ लेना। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द डेवलपिंग एनिमल्स विल बी मेल्स और फीमेल्स। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि स्नेल्स में दे कैन चेंज देयर सेक्स, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। नाउ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी कि genes which are inherited from the parents decide the sex of an offspring. Now for example, see, in human beings there are 23 pairs of chromosomes. I told you this is very very important, ठीक है? क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, so very very important. Try to understand this question. Sex determination in human beings. In human beings there are 23 pairs of chromosomes, right?
all the chromosomes are not paired. 22 chromosomes out of these 23 pair of chromosomes, 22 chromosomes are paired, but one pair is odd, is not having a perfect pair. Males में perfect pair नहीं होता. Males में क्या होता है? X Y. Females में क्या होता है? X X. So अगर मैं आपको बोलूं there are 23 pairs of chromosomes in human beings, जिसमें से 22 pairs of chromosomes जो होते हैं ना, that are autosomes which do not play an important role in the sex determination, and one pair of chromosomes are the sex chromosome, और one pair of chromosome में भी perfect, जो basically perfect pair है, that is of female. ठीक है, female का XX होता है, ठीक है, and male का क्या होता है? XY. So it totally depends upon the male that what kind of a baby is born, whether the baby is a boy or a girl, right? Because females का हमेशा perfect chromosome होता है, that is perfect pair होता है XX. आपने ये बात अच्छे से समझ ली कि 23 pairs of chromosomes are there. 23 में से 22 pairs जो होते हैं that are, so you must understand that there are 23 pairs of chromosomes out of which 22 आर ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स का मतलब होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में उनका कोई रोल नहीं होता, और जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बींग्स में, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब वो जो वन पेयर है वो फीमेल में परफेक्ट पेयर है, दैट इज XX, और मेल्स में XY होता है. ठीक है, सो अभी क्या करना है, सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न. ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स का आता ही आता है, हर बार आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ लेते हैं. तो प्लीज आपको ये जो हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल in human beings, you have to draw it, you have to explain it, you have to make this particular cross. आपने क्या, मैंने आपको बताया कि मेल्स में परफेक्ट पेयर नहीं होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, एक X होता है, एक Y होता है. ठीक है, स्पर्म्स में. ओवम में क्या होता है, XX परफेक्ट पेयर होता है. तो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. अब यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया है गमीट्स का, X and Y. यहाँ पे सिमिलरली X and X. ठीक है, पेरेंटल गमीट्स, दीज आर द पेरेंटल गमीट्स. सो सी मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में भी हम ऐसे सीक्वेंस में चल रहे थे, पेरेंट्स, देन पेरेंटल गमीट्स, देन F1 जनरेशन में क्रॉसिंग हुई या सेल्फिंग हुई, एंड देन कम्स टू द F2 जनरेशन. उसके बाद यू टेक आउट द रेशियोज. सो सिमिलरली हियर आल्सो यू आर गोइंग टू डू पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल गमीट्स. अब आप इसको क्रॉस करोगे, ये X इस X के साथ क्रॉस करेगा, XX बनाएगा. फिर सिमिलरली ये X इसके साथ क्रॉस करेगा तो XX अगेन XX बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये Y इसके साथ क्रॉस करेगा, XY बनेगा, और फिर सिमिलरली ये Y इसके साथ क्रॉस करेगा तो XY बनेगा. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, 50% चांसेस है फीमेल्स विल बी बोर्न एंड 50% चांसेस आर देयर कि मेल विल बी बोर्न, राइट? सो दिस इज बेसिकली द F1 जनरेशन. इसमें कोई F1 F2 नहीं है, दिस इज द सिंपल क्रॉस. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जाम से कंसर्न. आज मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बताया, मैंने आपको इवोल्यूशन बताया, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताई ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई टोल्ड यू हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स. सो दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपने पहले वाले लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको देख लीजिए. आई हैव कंप्लीटेड द डिफिकल्ट चैप्टर्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो थोड़े से लेंथी चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट किया है. लाइक मैंने आपका लाइफ प्रोसेसेस 7 सीरीज में कंप्लीट किया है, 7 पार्ट्स में. देन दिस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आई हैव कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स. नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. फ्रॉम द नेक्स्ट part from the next slides onwards, from the next time onwards I am going to start with the reproduction. मैं reproduction से start करूंगी, तो वो भी 3-4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं so please like, subscribe and share because this motivate me to make more such lectures. Thank you so much. Take care, study hard, enjoy.